Assalamu alaikum dear students. This is the second lecture on the topic of the nutrition. This is Abdul Rahman and you're watching Students Diary. In last lecture we have studied about the nutritional importance of the lipids and carbohydrates, and today we will cover the nutritional importance of the proteins and certain diseases related to nutrition. Protein, known as the bodybuilding food, however, 10 to 15% of the total body energy is derived from proteins. So मेनली इनका स्ट्रक्चर रोल है, लेकिन 10 से 15% केसेस में ये हमें 10 से 15% ऑफ द टोटल बॉडी एनर्जी जो है वो हमें प्रोटीन से मिलती है. इसके कुछ अमाइनो एसिड्स जो है हमें एसेंशियल अमाइनो एसिड्स कहते हैं, यानी वो अमाइनो एसिड्स जैसे बॉडी खुद नहीं बना सकती, जबकि हमें फूड के सोर्स में लाजमी लेने होते हैं. इसको हम आसान वर्ड्स में पीटीवी टिम हॉल के नाम से भी याद रखते हैं, जिसमें ये अमाइनो एसिड आ जाते हैं जैसे आर्जिनिन, हिस्टिडीन, आइसोल्यूसिन वगैरह वगैरह. लेकिन इसमें 10 में से 2 ऐसे अमाइनो एसिड्स हैं जो कि इसको हम सेमी एसेंशियल अमाइनो एसिड भी कहते हैं, जिसमें आ जाते हैं आर्जिनिन एंड हिस्टिडीन. सेमी एसेंशियल वो होते हैं कि जिसको बॉडी बना तो सकती है, लेकिन स्पेशल सिचुएशन में वो इतने नहीं बना सकते कि वो उसकी रिक्वायरमेंट फुलफ़िल हो सके. जैसे प्रेगनेंसी में, या अगर कोई आपकी मेजर डिजीज़ से रिकवरी हो रही हो, तो उसमें उस अमाइनो एसिड की क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है. ठीक है. द स्ट्रक्चर प्रोटीन themselves serves as a storage protein to meet the emergency energy need of the body. यानी जो स्ट्रक्चरल प्रोटीन है, जो मोस्टली अमाइनो एसिड्स के बने होते हैं, वो भी स्टोरेज प्रोटीन का काम करते हैं, जो कि जब इमरजेंसी सिचुएशन होती है, जब आपके कार्बोहाइड्रेट्स और फैटी एसिड के रिजर्व्स ख़त्म हो जाते हैं, तो तब भी ये एनर्जी की रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करता है, बॉडी की एनर्जी. तो स्ट्रक्चरल प्रोटीन की भी ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाती है, जिसकी कंसिक्वेंसेस पे बड़े सीवियर होते हैं. प्रोटीन्स की जब भी हम बात करते हैं तो उसको हम नाइट्रोजन बैलेंस में देख रहे होते हैं. प्रोटीन इनटेक को हम नाइट्रोजन की क्वांटिटी से देख रहे होते हैं, और प्रोटीन कितना एक्सक्रीट हो रहा होता है तो वो भी नाइट्रोजन को मेजर करके देख रहे होते हैं. और ओवरऑल जो प्रोटीन होते हैं उसमें जो नाइट्रोजन का कंटेंट होता है वो 16% होता है. ठीक है. जब भी हम मेजर करते हैं तो डाइटरी प्रोटीन में हम उसके इंजेक्शन देख रहे होते हैं कि कितना इंजेस्ट किया है हमने प्रोटीन को, डाइट्स के अंदर मिल के फॉर्म में लिया है, और उसमें से फिर कितना एक्सक्रीट हुआ है इन द फॉर्म ऑफ यूरिया, अमोनिया इन यूरिन, या स्किन के थ्रू स्वेटिंग कितना यूटिलाइज हुआ है, या डायरेक्ट डाइजेशन के फ़ौरन बाद वो कितना फीसिस के अंदर जो है वो एक्सक्रीट आउट हुआ होता है. ठीक है. ऑन द बेसिस ऑफ दैट हम स्टेटस को असेस कर रहे होते हैं. ठीक है. नॉर्मल इक्विलिब्रियम स्टेट में यही होता है कि आप जितनी डाइटरी प्रोटीन इंजेस्ट कर रहे होते हो, नाइट्रोजन कंटेंट, उतना ही आप एक्सक्रीट कर रहे होते हो. दैट इज़ बैलेंस अमाउंट होता है. ठीक है. लेकिन कुछ केसेस में जो है वो नाइट्रोजन बैलेंस जो है वो शिफ्ट हो जाता है टुवर्ड पॉजिटिव नाइट्रोजन बैलेंस, और इन सम केसेस इट मे शिफ्ट टू नेगेटिव नाइट्रोजन बैलेंस. पॉजिटिव नाइट्रोजन बैलेंस ये है कि जो नाइट्रोजन की इनपुट है, यानी इंजेक्शन जो है नाइट्रोजन की, वो ज़्यादा होती है और आउटपुट जो है वो उसकी कम होती है. और वो किन सिचुएशन में होता है, जैसे कि ग्रोइंग चिल्ड्रन है तो उनकी नाइट्रोजन यानी प्रोटीन या अमाइनो एसिड की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, जिसकी वजह से वो ज़्यादा अमाउंट में इंजेस्ट करते हैं और वो यूटिलाइज हो जाते हैं और एक्सक्रीट कम अमाउंट में होते हैं. सिमिलरली प्रेग्नेंट वमेन है, उसमें भी चूँकि फीटल रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, जिसकी वजह से इंजेक्शन बढ़ जाती है और आउटपुट कम होता है. इसको हम पॉजिटिव नाइट्रोजन बैलेंस कहते हैं. या ड्यूरिंग कोई रिकवरी फ्रॉम सीवियर इलनेस से कोई आपकी रिकवरी हो रही होती है, उस केस में. इसी तरह ग्रोथ हार्मोन्स जो है या इंसुलिन है, ये प्रमोट करते हैं पॉजिटिव नाइट्रोजन बैलेंस को. ठीक है. ये जो हार्मोन्स है इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा नाइट्रोजन बैलेंस के ऊपर, जबकि नेगेटिव नाइट्रोजन बैलेंस जो है दैट कुड मे लीड टू डेथ, क्योंकि इस केस में ये होता है कि आपकी जो अमाइनो एसिड की या प्रोटीन की इंजेक्शन होती है वो कम होती है एज कम्पेयर टू एक्सक्रीशन या आउटपुट ऑफ द प्रोटीन्स. ठीक है. वो डिफरेंट रीज़न हो सकती है. अगर प्रोटीन की ब्रेक डाउन आपकी बॉडी के अंदर इतनी हो रही है कि उसकी रिक्वायरमेंट आप थ्रू फूड पूरा नहीं कर पा रहे हो, तो अल्टीमेटली दैट कुड लीड टू डेथ. ठीक है. इसी तरह चिल्ड्रन सफरिंग फ्रॉम क्वेशियर कोर और मेरेस्मस, ये 2 कंडीशंस हैं जो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी में आ जाती हैं, हम अभी आगे डिस्कस करेंगे.
तो उस केसेस में भी ये नेगेटिव नाइट्रोजन बैलेंस पे बात चली जाती है। इसी तरह कैंसर्स है या अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है, दैट विल आल्सो लीड टू नेगेटिव नाइट्रोजन बैलेंस, वाइल कार्टिकोस्टेरॉइड रिजल्ट इन नेगेटिव नाइट्रोजन बैलेंस। सो ये हार्मोन्स जो है दैट विल रिजल्ट इन नेगेटिव नाइट्रोजन बैलेंस। अब असेसमेंट कैसे कर सकते हैं, न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ प्रोटीन्स को हम कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं? It will be detected on the quality of the protein, depends on composition of essential amino acid के अंदर, उसके अंदर essential amino acid की composition क्या है, कितनी quantity में है, ठीक है। So उसके लिए हम 4 different tool यूज़ करते हैं। एक होते हैं protein efficiency ratio, दूसरा है biological value, तीसरा है net protein utilization और तीसरा है, चौथा है केमिकल स्कोर्स। ये डिफरेंट असेसमेंट टूल है जिसके ज़रिए हम किसी प्रोटीन की न्यूट्रिशन वैल्यू जो है वो असेस करते हैं, ठीक है। हम एक एक करके इसको ज़रा स्टडी करते हैं। प्रोटीन एफिशिएंसी रेशो क्या है? दिस टेस्ट कंसिस्ट ऑफ फीडिंग अ वीनिंग, यानी जो न्यूबॉर्न जो माइस होते हैं जो कि 21 डे ओल्ड होते हैं, उनको जब जिसको अल्बिनो रैट्स कहते हैं, जो वाइट रैट्स होते हैं, उसको 10% टेस्ट प्रोटीन डाइट पे रखा जाता है एंड रिकॉर्डिंग द गेन इन बॉडी वेट फॉर अ पीरियड ऑफ 4 वीक्स। इसमें उसकी हम रेशो निकालते हैं, गेन इन बॉडी वेट डिवाइड बाय प्रोटीन इंजेस्टेड, कि कितना प्रोटीन उसने इंजेस्ट किया और उसने कितना प्रोटीन जो है वेट जो है वो गेन किया है, ठीक है। सो इस प्रोटीन एफिशिएंसी रेशियो को रिप्रेजेंट किया जाता है बाय गेन इन द वेट ऑफ रेट्स पर ग्राम प्रोटीन इंजेस्टेड, कि पर ग्राम प्रोटीन जो उसने इंजेस्ट किया है तो उसने कितना ग्राम वेट जो है वो गेन किया है। अगर हम मुख्तलिफ फूड का ये प्रोटीन एफिशिएंसी रेशियो देखें तो सबसे ज़्यादा प्रोटीन एफिशिएंसी रेशियो एग की है, और सेकंड नंबर पे हमारे पास मिल्क प्रोटीन है, और थर्ड नंबर पे राइस प्रोटीन वगैरह बाकी आ जाते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है कि एक प्रोटीन एफिशिएंसी रेशो एग की बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इसके अंदर एसेंशियल अमीनो एसिड जो है वो सबसे ज़्यादा मौजूद है। अब दूसरा जो असेसमेंट टूल है वो बायोलॉजिकल वैल्यू आ जाती है, डिफाइंड एज द परसेंटेज ऑफ अब्जॉर्ब नाइट्रोजन रिटेन्ड बाय द बॉडी, के फॉर एग्जांपल जितना नाइट्रोजन अब्जॉर्ब हुआ है उसके अंदर कितना बॉडी ने रिटेन किया है और बाकी एक्सक्रीट आउट हुआ है, उसको हम परसेंटेज में कैलकुलेट करते हैं। लेकिन ये मेथड जो है वो इतना जो है इसकी इम्पोर्टेंस नहीं है, क्योंकि इसके अंदर ड्रॉबैक्स बहुत हैं। एक ड्रॉबैक ये है कि इट कैन नॉट take into account the nitrogen that might be lost during digestion process. So इस केस में जो बायोलॉजिकल वैल्यू फाइंड आउट की जाती है, इसमें रिटेंशन और अब्जॉर्प्शन की बात होती है। जो डाइजेशन के दौरान जो नाइट्रोजन वेस्ट होता है उसकी बात नहीं होती, यानी डाइजेशन हुई है उसमें से जो अब्जॉर्ब हो गया उसकी बात हो रही है, लेकिन जो फीसिस के साथ बाहर चला गया है, लॉस हो गया है, उसकी बात नहीं हो रही। लिहाजा उससे हमें ट्रू वैल्यू उस प्रोटीन के बारे में नहीं मिल सकती। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक हमने 100 मिलीग्राम जो है नाइट्रोजन किसी ने इंजेस्ट किया, ठीक है, और उसमें से सिर्फ 10 मिलीग्राम ऐसा है जो कि अब्जॉर्ब हो गया, और उस 10 मिलीग्राम जो अब्जॉर्ब हुआ है उसमें से सिर्फ 8 मिलीग्राम जो है वो रिटेन हो गया, ठीक है। इसका मतलब है कि जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये तकरीबन 80% बनता है, लेकिन ये रिज़ल्ट ट्रू वैल्यू नहीं है। क्यों? क्योंकि 100 मिलीग्राम में से सिर्फ 10 मिलीग्राम अब्जॉर्ब हुआ है, बाकी 90 मिलीग्राम तो जो है वो डाइजेस्ट ही नहीं हुआ, यूटिलाइज ही नहीं हुआ। थर्ड जो है हमारे पास नेट प्रोटीन यूटिलाइजेशन है। ये ओवरऑल बात करता है कि टोटल नाइट्रोजन कितना इंजेस्ट हुआ है और कितना बॉडी ने रिटेन किया है, और उसके बेस पे ये परसेंटेज कैलकुलेट करता है। ये ज़्यादा बेटर इंडेक्स है किसी प्रोटीन की क्वालिटी को असेस करने के लिए बनिस्बत बायोलॉजिकल वैल्यू के, क्योंकि इसमें डाइजेस्टिबिलिटी फैक्टर को भी कंसीडर किया जा रहा है, क्योंकि इसमें इंजेक्शन की बात हो रही है, सिर्फ अब्जॉर्प्शन की बात नहीं हो रही, ठीक है। इट इज़ अ बेटर टूल एज कम्पेयर टू बायोलॉजिकल वैल्यूज़। अब आ जाते हैं केमिकल स्कोर के ऊपर। बेस्ड ऑन द केमिकल एनालिसिस ऑफ द प्रोटीन फॉर द कंपोजिशन ऑफ एसेंशियल अमाइनो एसिड विच इज़ देन कंपेयर्ड विद रेफरेंस प्रोटीन, यूजुअली एग प्रोटीन। ये सबसे बेस्ट स्कोर्स है, क्योंकि इसमें हम केमिकल एनालिसिस करते हैं, अमाइनो एसिड्स खास करके एसेंशियल अमाइनो एसिड की कंपोजिशन देखते हैं, और फिर उसको एक रेफरेंस प्रोटीन के साथ
उसको कैलकुलेट करके फिर देखते हैं। रेफरेंस प्रोटीन में हम मोस्टली एग प्रोटीन लेते हैं, क्योंकि एग जो है वो एक कंप्लीट एक फूड है जिसके अंदर तमाम एसेंशियल अमाइनो एसिड मौजूद होते हैं। सो वो टेस्ट प्रोटीन जो हम जिसके अंदर हम एक ख़ास पर्टिकुलर अमाइनो एसिड्स की क्वांटिटी देखना चाहते हैं, उसको डिवाइड कर देते हैं एग प्रोटीन के उस पर्टिकुलर अमाइनो एसिड के साथ उसकी रेशो को देखते हैं। ठीक है, सो एग को हम एज ए रेफरेंस लेते हैं और बाकी प्रोटीन के साथ उस पे टेस्ट प्रोटीन के साथ उसके वैल्यूज़ को के साथ परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं और हमारे पास वैल्यू आ जाती है। सो द केमिकल स्कोर फॉर एग प्रोटीन फॉर एनी ऑफ द एसेंशियल अमाइनो एसिड इज टेकन एज 100 एंड द रेस्ट ऑफ द प्रोटीन आर कंपेयर्ड। फॉर एग्जांपल, ये इस केस में एक प्रोटीन है ट्रिप्टोफैन, तो अमाइनो एसिड्स जो एग प्रोटीन के अंदर हम उसको 100 रखते हैं, जो टेस्ट प्रोटीन है उसके अंदर हम ट्रिप्टोफैन की वैल्यू देखते हैं कि कितनी आ रही है। लेट्स से वो 40 आ गई है, सो 40 को 100 पे डिवाइड कर लेंगे और फिर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें वो केमिकल स्कोर आ जाएगा किसका, उस प्रोटीन का जिसका हम टेस्ट करना चाहते हैं, और उसके अंदर इस ट्रिप्टोफैन की केमिकल स्कोर कितना आ रहा है, तो वो हमें कैलकुलेट करके दे देगा। सो ऑन द बेसिस ऑफ दीज डिफरेंट स्कोर्स, जिसमें हमारे पास जो था एफिशिएंसी रेशो था, प्रोटीन एफिशिएंसी रेशोज, बायोलॉजिकल वैल्यू है, या न्यूट्रिशनल जो है वो हमारे पास क्या था, प्रोटीन यूटिलाइजेशन है NPU, या केमिकल स्कोर्स है। ऑन द बेसिस ऑफ दैट हमने मुख्तलिफ फूड की जो है जो कैलकुलेट होकर आई है उसका ये एक रे वो दिया गया है, वैल्यूज़ दी गई है। तो इसमें सबसे बेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन जो है वो एग है, जिसकी तमाम अगर स्कोर्स देख लें तो वो हाई है, केमिकल स्कोर्स 100 है इसका, और इसके अंदर कोई ऐसा अमाइनो एसिड, एसेंशियल अमाइनो एसिड्स ऐसा डेफिशिएंसी इसके अंदर नहीं है, सारे इसके अंदर मौजूद है, इसलिए यहाँ पे लिमिटिंग अमाइनो एसिड नील लिखा हुआ है। मिल्क है इनका सेकंड नंबर पे है, लेकिन इसके अंदर जो है सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स की डिफिशियंसी होती है। फिश है, इसकी वैल्यूज़ हैं, लेकिन इसके अंदर ट्रिप्टोफैन की डिफिशियंसी होती है। मीट है, इसके अंदर सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड। सो इस तरह से बाकी इसमें एग ही है जो कि कंप्लीट आपके पास प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है। दैट्स वाई ब्रेकफास्ट के अंदर एग का होना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। ह्यूमंस जो है वर्ल्ड वाइड through diverse dietary habits overcome deficiencies in essential amino acid by consuming a mixed food simultaneously. The phenomena is known as mutual supplementation. ह्यूमंस के अंदर प्रोटीन की डिफिशियंसी बहुत ही कम देखने में आती है। उसकी वजह यह है कि वो उनकी डाइटरी हैबिट्स ह्यूमंस की ऐसी है कि वो मुख्तलिफ़ किस्म के फूड्स को मिक्स करके खाते हैं। जैसे अगर इंडिया के अंदर लोग रेड मीट नहीं खाते तो वो क्या करते हैं कि चावल के ऊपर दाल डाल के खा लेते हैं। सो कुछ जो अमाइनो एसिड जो चावल के अंदर नहीं होते तो वो उसकी डिफिशियंसी दाल जब वो साथ खाते हैं तो उससे पूरी हो जाती है। इसी तरह हमारे मुल्क में भी हम 2-3 किस्म के फूड्स को कम्बिनेशन में खाते हैं, जिसकी वजह से हमारे अंदर इन प्रोटीन्स की डेफिशिएंसी नहीं होती। अब प्रोटीन्स रिक्वायरमेंट्स और डाइटरी सोर्सेज क्या है। एडल्ट्स के लिए तकरीबन 0.8 से 1 ग्राम प्रोटीन पर केजी पर बॉडी वेट के हिसाब से होना चाहिए। यानी अगर 60 केजी का बंदा है तो आप इसको 0.08 को या 1 को मल्टीप्लाई कर लोगे तो उससे जो वैल्यू आएगी तो आपको डेली उतनी प्रोटीन्स लेनी है। द रिक्वायरमेंट शुड बी नियरली डबल फॉर ग्रोइंग चिल्ड्रन, प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वुमेन। सो अकॉर्डिंग टू नीड्स इसकी रिक्वायरमेंट डबल हो सकती है या उससे भी ज़्यादा हो सकती है। द प्रोटीन कंटेंट ऑफ फूड इज़ वेरिएबल। सीरियल के अंदर 6 से 12% है, पल्सेस के अंदर 18 से 22%, मीट के अंदर जो है रेड मीट के अंदर प्रोटीन की कंसनट्रेशन अच्छी खासी होती है। और इसी तरह जो वेजिटेबल सोर्स से प्रोटीन आता है उसके मुकाबले में एनिमल सोर्स की जो प्रोटीन होती है वो ज़्यादा बेहतर होती है, सुपीरियर क्वालिटी की होती है, उसके अंदर एसेंशियल अमाइनो एसिड ज़्यादा होते हैं। सो एनिमल मीट जो होते हैं उसके अंदर प्रोटीन की क्वालिटी, अमाइनो एसिड क्वालिटी ज़्यादा बेहतर होती है। द रिकमेंडरी डाइटरी अलाउंस, डेली अलाउंस जो है जिसको हम RDA कहते हैं, इट इज़ द क्वांटिटी ऑफ द न्यूट्रिएंट्स टू बी प्रोवाइडेड इन द डाइट डेली फॉर मेंटेनिंग गुड हेल्थ एंड फिजिकल एफिशिएंसी ऑफ द बॉडी। सो ये न्यूट्रिएंट्स जो है वो मिनिमम इतनी रिक्वायर होनी चाहिए डेली आपकी डाइट के अंदर, जो आपकी गुड हेल्थ या फिजिकल एक्टिविटी के लिए ज़रूरी है। इसको हम कहते हैं RDA। यानी अगर एक डेली रिक्वायरमेंट्स आपकी प्रोटीन की 50 ग्राम है तो आपको एटलीस्ट 55 से 60 ग्राम डेली लेना चाहिए।
कुछ परसेंटेज ज़्यादा लेनी चाहिए, क्योंकि मुख्तलिफ कंडीशन में इसकी रिक्वायरमेंट बढ़ भी जाती है। बैलेंस डाइट और प्रूडेंट डाइट किसे कहते हैं? द डाइट विच कंटेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड possessing the nutrients, carbohydrate, fats, protein, vitamins and minerals in a proportion to meet the requirement of the body. वो सारे इसमें आ जाते हैं जिसमें सारे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स मौजूद हों, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मौजूद हों, एक इक्वल प्रोपोर्शन में। इक्वल मीन्स कि जो आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से, उसको हम बैलेंस डाइट कहते हैं या प्रूडेंट डाइट कहेंगे। तो उसमें जो अगर आप ये देखें जो आइडियली रिकमेंड हुआ है, उसमें कार्बोहाइड्रेट 400 ग्राम, फैट 70, प्रोटीन 56 ग्राम, एसेंशियल फैटी एसिड्स जो है 4 ग्राम, वाइटामिन्स। तो ये डेली एक है, लेकिन जो पर्सन टू पर्सन जो है वो वेरी करता है। दैट्स इज़ फॉर ये जो कैलकुलेशन है ये एक आइडियल सिचुएशन के लिए है 70 kg मैन के लिए। अब आ जाते हैं न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर्स की तरफ। अगर न्यूट्रिशनल अगेन हमने पहले भी कहा था कि डेवलपिंग कंट्रीज़ का जो मसला है वो सफ़र करते हैं अंडर न्यूट्रिशन से, और जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है उनका मेजर कंसर्न है ओवर न्यूट्रिशन। सो अंडर न्यूट्रिशन में हमारे पास एक प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन की, जिसको हम पैम कहते हैं, इट्स समटाइम कॉल्ड एज प्रोटीन कैलोरी माल न्यूट्रिशन भी इसको कहते हैं। इट इज़ द मोस्ट कॉमन न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज़, क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज़ में अंडर न्यूट्रिशन का मसला रहता है। सो इसमें दो एक्सट्रीम कंडीशंस होती है प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन के अंदर, जिसमें एक को हम क्वाशियरकोर बोलते हैं और दूसरा मेरास्मस है। क्वाशियरकोर क्या है? इट लिटरली मीन्स सिकनेस ऑफ द डिपोज्ड चाइल्ड। फॉर एग्जाम्पल अ डिजीज द चाइल्ड गेट्स व्हेन द नेक्स्ट बेबी इज बोर्न। सो ये कॉमन उनमें होता है जिसमें फ्रिक्वेंट बच्चों की पैदाइश होती है। तो जो पहला बच्चा जो 1 से 1.5 साल का होता है, जब उसको माँ दूध छुड़ा देती है, तो उसकी वजह से जो एसेंशियल प्रोटीन्स और उनको डाइट उतनी अच्छी नहीं मिल रही होती है, अदर सोर्सेज जो प्रोटीन के हैं जैसे मीट है या बाकी जो आपकी दालें सीरियल्स वगैरह हैं वो नहीं मिलते, तो उस बच्चे में डिफिशेंसी आना शुरू हो जाती है प्रोटीन के एसेंशियल अमाइनो एसिड्स की जब दूध चढ़ाया जाता है उसको। सो उस केस में ये क्वाशियरकोर कंडीशन डेवलप हो सकती है। सो इसमें मोस्टली जो चिल्ड्रन बिटवीन 1 से 5 ईयर्स एज के होते हैं उनमें ये ज़्यादा प्रीडोमिनेंट होती है, प्राइमरीली ड्यू टू इनसफिशिएंट इनटेक ऑफ प्रोटीन। और इसकी जो मेजर मैनिफेस्टेशन है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, उसमें स्टंटेड ग्रोथ होती है, यानी नॉर्मल सी ग्रोथ होती है, एडीमा होता है, लेग्स और हैंड्स की जो स्वेलिंग होती है या वाटर रिटेंशन होती है उसके अंदर, डायरिया होता है, डिस्कलरेशन ऑफ हेयर एंड स्किन, एनीमिया हो जाता है, यानी हीमोग्लोबिन और रेड ब्लड सेल्स की डिफिशिएंसी हो जाती है, एपेथी रिस्पॉन्सिवनेस उसका कम हो जाता है, और मून फेस is the typical example of the typical manifestation of the kwashiorkor condition. Treatment क्या है? Ingestion of protein rich food or the dietary combination to provide about 3 to 4 gram of protein per kg body weight पर डे विल कंट्रोल kwashiorkor। अब अगर आप देखो तो हमने वहाँ पे देखा था कि नॉर्मली 0.8 से 1 ग्राम पर प्रोटीन ऑफ पर केजी बॉडी वेट रिक्वायर्ड है, लेकिन जब kwashiorkor की कंडीशन है तो आप ट्रीटमेंट के लिए जा रहे हैं, सीवियर डिफिशिएंसी है प्रोटीन की, तो उस केस में आप 3 से 4 ग्राम प्रोटीन्स पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से देंगे ताकि इस डिजीज़ को ओवरकम किया जा सके। दिस ट्रीटमेंट कैन बी मॉनिटर्ड बाय, सो उस कुछ टेस्ट के ज़रिए आप उसकी असेसमेंट कर सकते हैं, या आप देखोगे कि जो स्वेलिंग है, एडिमा है, वो कम हुआ है या नहीं। एल्ब्यूमिन की कंसंट्रेशन देखोगे प्लाज्मा के अंदर कि वो नॉर्मल पे आ गई है या स्टिल कम है एल्ब्यूमिन, या फिर बॉडी वेट आप देखोगे कि इनिशियली बॉडी वेट कितना था और अब कितना है। सो ये आपको ट्रीटमेंट का रिस्पांस फिर इंडिकेटर के तौर पे काम करता है। दूसरी कंडीशन है मैरास्मस। इसका मतलब है लिटरली इट मीन्स टू वेस्ट, मेनली अकर इन चिल्ड्रन अंडर 1 ईयर एज। सो ये 1 साल से कम उम्र बच्चों में प्रीवेलेंट होता है। दूसरा क्या था? kwashiorkor 1 से 5 ईयर्स बच्चों के दरमियान। मेरास्मस इज प्रीडोमिनेंट ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ कैलोरीज। इसमें कैलोरीज की डिफिशिएंसीज होती हैं, एनर्जी डेफिशिएंट होता है। सिम्टम्स ऑफ मेरास्मस इंक्लूड ग्रोथ रिटार्डेशन, उसमें स्टंटेड ग्रोथ था, इसमें कंप्लीट ग्रोथ रिटार्डेशन होती है। मसल वेस्टिंग होती है, एमेसिएशन, मसल जो है बहुत थिन होते हैं,
जो है वो, और एनीमिया और वीकनेस हो जाती है जब मसल्स वीक होंगे, और इसी तरह हीमोग्लोबिन एनीमिया में रेड ब्लड सेल और हीमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी होंगी। अ मेरिस्मिक चाइल्ड डज नॉट शो एडिमा, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन क्वेशियर कोर और मेरेस्मस। मेरेस्मस के अंदर क्या होगा, एडिमा नहीं होगा, नो स्वेलिंग अराउंड द extremities of the body parts, और डिक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ प्लाज्मा और एल्ब्यूमिन भी नहीं होगा मेरेस्मिक चाइल्ड में, जबकि उसमें ये दोनों चीज़ें मौजूद थी। द पेशेंट ऑफ सर्टेन क्रोनिक डिजीजेज लाइक कैंसर एंड एड्स आर फ्रीक्वेंटली अंडर नरिश्ड। एड्स की केस में एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम जिसे हम कहते हैं, जो HIV से होता है, या कैंसर के जो केसेस होते हैं या और क्रोनिक डिजीज़ होते हैं, उसमें अंडर नरिश्ड कंडीशन जो है बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंट हो जाती है, क्योंकि मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स उसमें आना शुरू हो जाते हैं। रिस्पॉन्सिवनेस नहीं होता, मरीज़ जो है वो खुराक नहीं लेता, अवेलेबल होने के बावजूद वो ले नहीं पाता, जिसकी वजह से डेफिशिएंसी होना शुरू हो जाती है। सो क्वेशियर कोर और मेरेस्मिक्स की अगर आप कंडीशंस देखें, दैट इज़ द कंडीशन ऑफ द क्वेशियर कोर, जिसमें हमने कहा था कि 1 से 5 साल के बच्चों में प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो जाती है। इसमें स्वेलिंग ऑफ लेग्स, ठीक है, एंड स्पेयर्स हेयर्स, इस तरह से इसके खुरदरे से बाल होते हैं, मून फेस होता है इसका, ये क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है जो इसकी आइडेंटिफिकेशंस आप एक नज़र डाल के आपको पता चल जाता है कि ये अंडर नरिश्ड है और इसको क्वेशियर कोर वाली कंडीशंस है, ठीक है। विद लिटर्स इंटरेस्ट इन सराउंडिंग, एपैथी, इसकी इमोशनली बिल्कुल ही ऐसे रिस्पॉन्सिवनेस नहीं होती इस बच्चे की, ठीक है। फैल्की अपीयरेंस ऑफ स्किन, ऐसे मुरझाई हुई स्किन होती है। स्वॉलन एब्डोमेन होता है, एब्डोमेन इसका स्वेलो कर जाया होता है। थिन मसल्स बट फैट प्रेजेंट, मसल्स इसके थिन होते हैं लेकिन फैट्स कंटेंट जो है उसमें ज़्यादा होते हैं। जबकि मेरेस्मस की कंडीशन इसकी बिल्कुल तक अगर आप देखें अपोजिट होती है। हेयर्स इसके नॉर्मल होते हैं लेकिन इसकी अपीयरेंस जो है ओल्ड मैन की तरह होती है। बच्चा जो होता है उसकी माल नरिशमेंट की वजह से, अंडर नरिशमेंट की वजह से ओल्ड मैन वाली कंडीशन होती है, ठीक है। ऐसे पिच के गाल होते हैं, थिन लेम्स होते हैं इसके, ठीक है, और लिटिल मसल्स होते हैं, फैट्स, और फैट्स भी इसके अंदर कम होती है, इसके अंदर फिर भी फैट्स के कंटेंट ज़्यादा थे। वेरी अंडर वेट बॉडी, इसका जो वेट होता है वो बहुत ज़्यादा कम होता है। अगर ओवरऑल कंडीशंस आप कंपैरिजन करें तो दैट इज़ द कंपैरिजन चार्ट। अगेन लो प्रोटीन इनटेक होती है अगर आप न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ देखें, और इसमें लो कैलोरी इनटेक होती है जिसकी वजह से मेरेस्मस होता है। क्वेशियर कोर प्रोटीन लो प्रोटीन इनटेक से, और मेरेस्मस जो है लो कैलोरी इनटेक से। बॉडी वेट इसका 60 to 80% ऑफ नॉर्मल होता है, जबकि ये लेस देन 60% ऑफ नॉर्मल होता है। इसमें ज़्यादा होता है, इसमें कम हो जाता है, लेस देन नॉर्मल 60%। ग्रोथ माइल्ड रिटार्डेशन इसमें होती है, जबकि मेरेस्मस के अंदर सवियर रिटार्डेशन होती है, इट्स मोर इसकी कंसिक्वेंसेज होती है। एडिमा इसके अंदर प्रेजेंट होता है और इसके अंदर एब्सेंट होता है। फेशियल अपीयरेंस अगेन मून फेस, और इसमें ओल्ड एज लाइक एब्डोमिनल इसमें प्रोट्रूडेंट होता है, बाहर की तरफ निकला होता है, और इसमें श्रंकिन हुआ होता है, सुकड़ गया होता है। डर्माटाइटिस हुआ होता है क्वेशियर कोर में, जबकि ड्राई होता है मेरेस्मस के अंदर, या एट्रोफिक होता है। मसल्स जो होते हैं अंडरगो वेस्टिंग, और इसमें वीक होते हैं मसल्स। सबक्यूटेनियस फैट्स प्रेजेंट होती है और इसके अंदर एब्सेंट होती है, फैट्स कंटेंट नहीं होते। विटामिन डिफिशिएंसी दोनों में प्रेजेंट होती है, दोनों में विटामिन डिफिशिएंसीज होती हैं। सीरम एल्ब्यूमिन इसमें जो होता है वो कम होता है, जबकि इसमें सीरम एल्ब्यूमिन नॉर्मल होता है। सीरम कॉर्टिसोल नॉर्मल टू डिक्रीज और इंक्रीज। फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल इसमें भी डिक्रीज होता है और इसमें भी डिक्रोज होता है। और सीरम पोटाशियम जो है वो क्वेशियर कोर में डिक्रीज होता है, जबकि मेरेस्मस में नॉर्मल होता है। सो दीज आर सम कंपैरिजन। अब आ जाते हैं एनीमियाज के अंदर। एनीमियाज क्या है? न्यूट्रिशनल एनीमियाज, यानी आप डाइटरी इंटेक आपकी ऐसी नहीं है जिसकी वजह से आपके ऐसी है जिसकी वजह से आपकी ब्लड कंटेंट कम है और हीमोग्लोबिन जो है नॉर्मल रेंज से कम है, जो कि 14 से 16 के दरमियान नॉर्मली होता है मेल के अंदर, और फीमेल के अंदर हम 12 से या 13 से 16 या 15 के दरमियान भी हम नॉर्मल कंसीडर कर लेते हैं, जिसकी वजह से ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट में जब हीमोग्लोबिन कम होगा तो डेफिशिएंसी आएगी, रिडक्शन आएगी। न्यूट्रिशनल एनीमियाज आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन द साइज ऑफ एरिथ्रोसाइट्स। जब हम न्यूट्रिशनल एनीमियाज की बात करते हैं, वैसे तो और भी बेसिस पे हम इसको क्लासिफाई करते हैं,
न्यूट्रिशनल एनीमियाज को हम रेड ब्लड सेल्स के साइज के बेस पे फिर क्लासीफाई करते हैं, जिसमें सबसे पहले आ जाता है माइक्रोसिटिक एनीमिया। माइक्रो इज इट्स नेम इंडिकेटिंग, रेड ब्लड सेल्स अपने नॉर्मल साइज से छोटे हो जाते हैं और वो तभी होता है जब उसको आयरन या कॉपर या पेरिडक्साइन की डिफिशियंसी होती है। सो इन मिनरल्स या वाइटामिन की डेफिशिएंसी से रेड ब्लड सेल्स का साइज कम हो जाता है, जिसमें ज़्यादा प्रीडोमिनेंट आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है। मैक्रोसिटिक एनीमिया जो है, इसमें अगेन नेम इंडिकेट कर रहा है कि रेड ब्लड सेल्स की जो साइज़ है वो नॉर्मल से बड़ा हो जाता है और इसमें ज़्यादातर फोलिक एसिड और विटामिन B12 की डिफिशियंसी होती है। नॉर्मोसिटिक एनीमिया, इसमें जो है रेड ब्लड सेल्स का साइज नॉर्मल होता है बट इसकी क्वांटिटी कम हो जाती है और ये मोस्टली प्रोटीन एनर्जी मैल न्यूट्रिशन में होता है, जैसे अभी हमने मेरेस्मस का स्टडी किया था या क्वेशर कोर का स्टडी किया था, तो उसमें ये डेफिशिएंसी हो जाती है जिसकी वजह से नॉर्मोसिटिक एनीमिया हो जाता है। अब थेरेप्यूटिक डाइट्स पे बात आ जाती है। डाइट थेरेपी जो है आजकल बहुत ज़्यादा प्रीवेलेंट एक हॉट डिबेट है कि किस तरह से हम डाइट के ज़रिए सर्टेन डिजीज़ को कंट्रोल किया जा सके या उसके इफ़ेक्ट्स को कम किया जा सके। सो डिजीज़ थेरेपी in a disease state is a part of nutrition and also known as medical nutrition therapy. Example is जैसे liquid diet आप लेते हो for post operative patient. Similarly low sodium diets जो है आप लेते हो for hypertensive people. Low fat diet लेते हो for people with malabsorption syndrome. लो प्रोटीन डाइट आप रिकमेंड करते हो फॉर पीपल विद हेपेटिक इंसेफेलोपैथी या रीनल फेल्योर जिनका मस होता है तो उसको आप लो प्रोटीन डाइट पे रखते हो। हाई फाइबर डाइट आप रिकमेंड करते हो इन केस ऑफ कॉन्स्टिपेशन और कोरोनरी हार्ट डिजीज और डायबिटीज़ मेलाइटिस। सो ये इसके अलावा एडवांस लेवल पे भी प्रॉपर न्यूट्रिशनिस्ट आजकल ICU और CCU पेशेंट के लिए डाइट सजेस्ट करता है उसकी मेटाबॉलिक कंडीशंस या डिजीज़ कंडीशन को देखते हुए, ताकि उसको हेल्प आउट कर सके डिजीज़ ट्रीटमेंट में। न्यूट्रीजिनोमिक्स भी आजकल बहुत ज़्यादा इन है और एडवांस टॉपिक है न्यूट्रिशंस को लेके। Nutrigenomics is its name indicating it's a new field of nutrition related to 3 distinct area of nutrient gene interaction. सो न्यूट्रिएंट्स और जीन के अंदर जो इंटरेक्शन है उसके बेस पे ये पूरा एक फील्ड है जिसको हम न्यूट्रोजिनेमिक्स कहते हैं और इसकी फर्दर 3 डिस्टिंक्ट एरियाज हैं जिसमें न्यूट्रिशनल जेनेटिक्स आ जाता है। इट इन्वॉल्व द इंडिविजुअल जेनेटिक डिफरेंस एंड देयर इन्फ्लुएंस ऑन द न्यूट्रिएंट इनटेक, कि जो पर्सन टू पर्सन जो जेनेटिक मेकअप की डिफरेंस है उसका जब वो न्यूट्रिएंट इनटेक है उसके ऊपर उसका क्या इम्पैक्ट होता है, ठीक है, उसका बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड करता है। इसी तरह न्यूट्रिशनल एपिजेनेटिक जो है ये इसमें क्या होता है कि द न्यूट्रिएंट्स इंड्यूस चेंजेस इन DNA, कि जो न्यूट्रिएंट की वजह से जो DNA के ऊपर जो चेंजेस आती है, जो DNA का जो माइक्रो एनवायरनमेंट है उस पर क्या इफेक्ट DNA के ऊपर क्या इफेक्ट डालता है, सच इज जिसमें आपके पास DNA की मिथाइलेशन आ जाती है, हिस्टोन पोस्ट ट्रांसलेशनल चेंजेस आ जाती है। सो न्यूट्रिशन की वजह से ऐसी चेंजेस DNA में आ सकती हैं। सो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग एरिया है। फिर आ जाते हैं न्यूट्रिशनल ट्रांसक्रिप्टोमिक्स, जैसे ट्रांसक्रिप्शन से निकला है। सो इट इन्वॉल्व द इफेक्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स ऑन जीन एक्सप्रेशन, जो जीन की एक्सप्रेशन है उसके ऊपर न्यूट्रिशन का क्या रोल है। The role of, for example, vitamins and A and D on nuclear receptor and in turn on gene as well known. So इसमें ये होता है कि एक न्यूट्रिएंट्स का एक जीन की एक्सप्रेशन को उसको टर्न ऑन करने में या इसको टर्न ऑफ करने में क्या इम्पैक्ट है। सो ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग एरिया है न्यूट्रिशन का। सो दैट वाज ऑल अबाउट न्यूट्रिशन, जो कि आपके कोर्स से रिलेटेड था। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी लेक्चर में आपसे फिर मुलाकात होती है, तब तक अल्लाह हाफिज़।